फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साइलेंट फीचर सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो पहले हमने डिस्कस कर लिया है उसको छोड़ के आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब हमने क्या किया है कि जैसे यूएसए में आप जाते हैं, यूएसए में सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अनलिमिटेड पावर है। ब्रिटेन में जाते हैं, ब्रिटेन में कोर्ट का पावर पार्लियामेंट के फैसलों पे नहीं चलता है। लेकिन इंडिया में क्या किया है, इंडिया ने अपना जो पार्लियामेंट है उसको तो लिया है ब्रिटेन से, पार्लियामेंट का सॉवरेनिटी लिया है ब्रिटेन से, और प्लस में जुडिशियल सुप्रीमेसी ले लिया कहाँ से, यूएसए से। अब दोनों में जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में टकराव हो, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी में टकराव हो, तो टकराव से बचाने के लिए हमने दोनों के बीच में एक सिंथेसिस कायम किया। सिंथेसिस करने का मतलब दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कायम किया है कि किस तरह से दोनों काम करेंगे। अब जैसे देखो, इंडियन पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 में है, हमने पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट हम अमेंड कर सकते हैं, हमारी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। अब ये ऐसे ही नहीं है, पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस भी आप मन में बनाते जाओ, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से पार्लियामेंट सॉवरेनिटी कहाँ से लिया है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ से लिया है, तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का, कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी हमको कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 368 से। जुडिशियल सुप्रीमेसी हमको कहाँ मिलती है, आर्टिकल 13 से। नेक्स्ट, साथ में ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो यूएस सुप्रीम कोर्ट के पावर से कम है। यूएस सुप्रीम कोर्ट का पावर बहुत ज़्यादा है। तो चूंकि हमने पार्लियामेंट के सॉवरेनिटी को भी मेंटेन करना था, तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल सुप्रीमेसी को हमने थोड़ा सा कम किया, डिक्रीज किया। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल बेस्ड है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम आर्टिकल 21 का वीडियो पढ़ेंगे, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो उसमें पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है कि मतलब अगर पार्लियामेंट ने, कांग्रेस ने, पार्लियामेंट यूएसए में तो नहीं है, तो कांग्रेस ने जो पास किया, कोई भी लॉ पास किया, तो वो लॉ फेयर होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आगे पास करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू करके उसको पास करेगा। वो लॉ ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लॉ बना दिए, सुप्रीम कोर्ट उसको मान लिया। लेकिन इंडिया में क्या है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बनाया, उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू किया। अगर उस कानून से किसी की कोई भी फंडामेंटल राइट्स को डिप्रीव किया जा रहा है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन आजकल ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये प्रैक्टिकली अब हम भी कहाँ आ गए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आ गए हैं।
एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत लीडिंग केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से अपना निर्णय दिया था। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से जब आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा है कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे देश में इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब कि वन एंड ओनली वन, एक जुडिशरी है पूरा। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है, ओनली वन, और ये आज़ाद। अब देखो हमारे देश का सिस्टम देखिए आप कैसे है। हमारे देश में एक ही जुडिशरी है जो कि पूरी कंट्री पे इन्फोर्स कराती है कानून को, चाहे सेंट्रल लॉ हो चाहे स्टेट लॉ हो। सेंट्रल लॉ का रिव्यू करना हो, स्टेट लॉ को रिव्यू करना हो, सेंट्रल लॉ को इन्फोर्स कराना हो, स्टेट लॉ को इन्फोर्स कराना हो, वन सेट ऑफ जुडिशरी हमारे यहाँ है। सबसे पहले ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन एंड लोअर कोर्ट्स। सिर्फ एक जुडिशरी है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो यूएसए में क्या है? यूएसए में दो जुडिशरीज हैं। दो जुडिशरी क्या है? एक फेडरल जुडिशरी है, एक स्टेट जुडिशरी है। फेडरल लॉज को अगर इन्फोर्स कराना हो तो फेडरल जुडिशरी काम करता है, स्टेट लॉज को इन्फोर्स कराना हो तो स्टेट जुडिशरी काम करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक जुडिशरी है जो कि पूरे कंट्री के लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैसे एक अलग चैप्टर आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ता जाएगा, हम पढ़ते जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशरी चैप्टर आएगा। जुडिशरी चैप्टर में काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलग होगा और ये हाई कोर्ट्स अलग होंगे। ये जुडिशरी का पार्ट्स हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्योंकि हम फीचर्स बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, थोड़ा सा आप समझें, थोड़ा सा फीचर्स समझते जाएंगे तो आगे देखते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। कोई इंसान सबसे अंतिम उसका रिमेडी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। किसी भी बात के लिए अगर अपील करना हो तो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके बाद अपील की जगह नहीं है, उसके बाद कहीं अपील नहीं हो सकता है। गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं उसकी गारंटी कौन लेता है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आपके जब वायलेट होते हैं, जो डिप्रीव किया जाता है आपको फंडामेंटल राइट्स से, आपको फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीना जाता है, चाहे किसी के द्वारा, स्टेट के द्वारा या प्राइवेट पर्सन के द्वारा या किसी के द्वारा, तो वो आप पहुंचते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो कि आपकी गारंटी लेता है आपके फंडामेंटल राइट्स के। वो कहाँ है? आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। तो अब आर्टिकल 32 के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि हमारा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। प्रैक्टिकली इसको इंडिपेंडेंट बनाया कैसे गया है? कैसे इंडिपेंडेंट है हम कैसे कह सकते हैं? क्यों इंडिपेंडेंट है? आए दिन हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे मिनिस्टर का दबाव होता है, ये मैंने हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ चलते रहता है, लेकिन हमारे जुडिशरी अभी भी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी पे किसी का प्रेशर नहीं है। वो क्यों है? उसका रीज़न तो कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के दिमाग में ये था कि अगर जुडिशरी को हमने ऐसे रखा, अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस ना बनाए तो हमारे जुडिशरी को भी लोग हाईजैक कर सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं हम। तो कुछ ऐसे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए। तो प्रोविजंस में सबसे पहला प्रोविजन क्या है कि जजेस के जो टेन्योर हैं उनको सिक्योर किया गया है, सिक्योरिटी दिया गया है। एक बार अगर कोई जज बन गया तो उस जज को अपने उम्र पूरा होने तक उसको कोई जज मतलब उसके पोस्ट से हटा नहीं सकता है, और हटा भी सकता है तो उसका अलग प्रोसेस है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, जो कि हम लोग इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहते हैं, महाभियोग। ठीक है, तो वो सब भी पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ पढ़ना है। तो अभी स्टार्टिंग में हम फीचर्स कुछ बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। आगे चल के वो सब भी पढ़ेंगे। एक तो ये हो गया
फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस फॉर जजेस, जजेस में सर्विस कंडीशन क्या होगा, उनके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, उनको सुविधाएं क्या मिलेंगी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने ही फिक्स कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल द एक्सपेंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सपेंसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। कहने का मतलब किसी राज्य सरकार को नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आना है। इसलिए आप उनके ना ही उनके पेंशन पे कोई रोक लगा सकते हो, ना उनके कंडीशन पे रोक, मतलब उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको आप नहीं रोक सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसको आप नहीं रोक सकते हो, किसी भी तरह से आप उन पर दबाव नहीं बना सकते हो। प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द लेजिस्लेचर, जजेस का जो कंडक्ट है, जजेस क्या कर रहे हैं, क्या निर्णय दे रहे हैं, क्या फैसला सुना रहे हैं, इसके बारे में आप लेजिस्लेचर में बहस डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, आप कोई भी निर्णय आया, आप जैसे हर चीज़ पे संसद में बहस होता है, पार्लियामेंट में बहस होता है, आप जजेस के निर्णयों पे नहीं कर सकते हैं। इसको प्रोहिबिट किया गया है, इससे जजों पे दबाव नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट फील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने पे रोक लगाया गया है, बैन किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस कर सकते हैं, लोअर कोर्ट के जजेस कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी उन पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आफ्टर रिटायरमेंट भी पोस्ट पाते हैं, तो अभी जब दबाव थोड़ा बहुत पड़ जाता है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि अपने ऊपर जो भी कंटेम्प्ट होगा, तो कंटेम्प्ट जो करेगा उसको पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। कंटेम्प्ट का मतलब कि आप जुडिशरी का मतलब इमेज टार्निश कर रहे हो या डिस्ग्रेस कर रहे हो, जुडिशरी के प्रेस्टीज को डिस्ग्रेस कर रहे हो, तो उस पर ये दे सकता है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पूरी तरह से सेपरेशन है, पावर्स अलग अलग हैं, एरिया अलग अलग है, और जुडिशरी तो सुप्रीम है, तो इस वजह से भी उन पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट फीचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, पार्ट 3 में। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6। अब 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 12 पहले देखते हैं। 12 है स्टेट, 13 है जुडिशियल रिव्यू, और 14 से 18 आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब स्टेट की नज़र में सभी बराबर हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे आगे उसमें पूरे डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 to 22 है। अब इसी में आर्टिकल 21 भी आता है, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ के बारे में बात करेंगे। फिर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मतलब चैनल को फॉलो करते रहना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 एंड 24। एक्सप्लॉयटेशन आपका नहीं किया जा सकता, मतलब आपका शोषण नहीं किया जा सकता, ये इसकी गारंटी कौन लेगा, तो फंडामेंटल राइट्स ये है, तो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 23 एंड 24 में ये कवर्ड है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 3 हो गए। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। हमारे देश को सेक्युलर बनाया गया। हमारे देश का 1947 में हमारे देश का जब विभाजन हुआ तो विभाजन एक चला गया, बन गया स्टेट इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान। दूसरा स्टेट हमारा क्या रहा, इंडिया। तो दूसरा स्टेट जो रहा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया खोजा, हमारे देश को सेक्युलर बनाया।
अब देखो, जैसे अब वो हमारे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बन गया, हमारा देश अगर हिंदू स्टेट बन जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत ही निगेटिव पड़ता है। कहने का मतलब कि हमारे देश सेकुलर है, इस वजह से हम ज़्यादा आज़ाद हैं, हमारी आज़ादी महफूज है, हमारी आज़ादी सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे देश के हर नागरिक को उसके अपने धर्म को पालन करने की, धर्म को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, स्टेट किसी को रोकेगा नहीं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। हमारे संस्कृति को बचाने का और पढ़ाई लिखाई का ये हमारे पास अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट इसी में पास हुआ है, इसी फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए पास हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि जैसे हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, तो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर सुप्रीम कोर्ट है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हमसे छीना जा रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच तो सकते हैं, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? कौन सा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये पावर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं? कौन सा प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट का ये पावर देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो इन्फोर्स करा सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचा सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर बन सकता है? तो ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा गारंटर है, ये खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 है। कितना खूबसूरत है। फंडामेंटल राइट्स क्यों है? कुछ फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या क्या जानना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स क्यों है? तो टू प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल लोकतंत्र को, राजनीतिक लोकतंत्र जिसको कहते हैं, उसको, उसके आइडिया को प्रमोट करने के लिए है फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है ये, आर्टिकल 32 हमने पढ़ा ही है। एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? आप अगर आर्टिकल 32 का यूज करते हुए आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि हुजूर मेरे फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन हुआ है, तो वायलेशन जब हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट आपका सुनेगा, और सुप्रीम कोर्ट सुन के स्टेट से पूछेगा। किससे पूछेगा? स्टेट से पूछेगा, चाहे आपका वायलेशन प्राइवेट आदमी ही क्यों न किया हो, लेकिन वो जवाब किसको देना होगा? स्टेट को। सुप्रीम कोर्ट स्टेट से पूछेगा। स्टेट से कैसे पूछेगा? उसके तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगा। रिट्स क्या क्या इशू करेगा? जिस चीज़ की ज़रूरत हो। रिट्स का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वैसे फंडामेंटल राइट्स में भी कवर करेंगे, लेकिन रिट्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें पूरा का पूरा रिट्स कंप्लीट किया जाएगा। जैसे हैबियस कॉर्पस एक रिट फाइल किया जाता है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्सिरारी, रिट ऑफ कोवारेंटो, इन 5 तरह के रिट्स होते हैं। इन 5 रिट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी वो वीडियो तैयार नहीं है, लेकिन आगे जब वो वीडियो प्रिपेयर होगी, जो वीडियो शूट हो जाएगी, तो उसके बाद इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी मैं डाल दूंगा। आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, फीचर्स में जब आते हैं तो फीचर्स में ये भी देखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता, कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आप जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपका है तो सामने जो आपका बंदा है उसका भी है। तो उन सब मामलों में कई सारे मामले ऐसे होते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स की वजह से किसी और का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो उसमें इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाई प्रोक्लेमेशन थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368। अब ये जो है अभाज्य नहीं है,
इसको ऐसा नहीं है कि कभी भी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, या फिर इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, या फिर काट छांट नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स को कम भी किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, पूरी तरह से ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, आर्टिकल 368। पहले हमारे देश में 7 कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अभी जो हमने 6 पढ़ा, और इसके अलावा एक हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा उसको रिपील कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट्स ना हो गए, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाई आर्टिकल 20 to 22। अब देखो, आप राइट टू लाइफ जो है, तो राइट टू लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 से 22 का जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हर राइट को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय में, लेकिन आर्टिकल 20 to 22 में जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 to 22 यही लाइफ से संबंधित है। आर्टिकल 21 जो है लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसको नहीं सस्पेंड किया जा सकता है। तो हम इमरजेंसी का जो पावर है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसी है। इसी वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, और अगर इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आगे जब इस चैप्टर पे हम पहुंचेंगे तब आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अब अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा था, आपको पहले पार्ट में भी हमने बताया था, इसलिए इसको 2-3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो आप धीरे धीरे समझें। अगर एक साथ पूरी वीडियो अगर 1-1 घंटे 2-2 घंटे का देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बोरियत महसूस हो। तो लर्निंग विद फन है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए और अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि वैल्यू है इस वीडियो की, तो आपको तो पता ही क्या करना है। तो धन्यवाद।